नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अप्रैल में म्यूचुअल फंड में निवेश का जो ट्रेंड है वो बदला बदला नजर आया, जहां लार्ज कैप फंड्स में इनफ्लो 16% तक घट गया। मिड और स्मॉल कैप फंड्स में निवेशकों का जोश रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंचता दिखा और फ्लेक्सी कैप फंड भी निवेशकों की नई पसंद बनकर इस दौरान उभरे। यानी बाजार के उतार चढ़ाव के बीच भी निवेशकों को ज्यादा रिटर्न की तलाश में रिस्क लेना पसंद आ रहा है। तो कौन से मार्केट कैप बने निवेशकों की पहली पसंद और आगे क्या होनी चाहिए आपके निवेश की स्ट्रैटेजी, ये हम जानेंगे आज के हमारे इस शो में। इस शो में हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा और निमित्त कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। हर्ष, आपसे शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एमफी के नंबर जो आए अप्रैल के, उसमें जो ट्रेंड चेंज हुआ, हालांकि इसको चेंज नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार आप देखिए एमफी के नंबर्स में हमने देखा है कि लार्ज कैप को कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप ने पछाड़ा। क्या अब धीरे धीरे जो निवेशकों का निवेश का ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है? स्मिता, अगर हम रिटर्न्स की बात करें, पहले अगर हम शुरुआत करें ये देखते हुए कि निफ्टी 50 ने जो रिटर्न्स दिया, हम अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें, मिड कैप इंडेक्स की बात करें और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें, तो ये जब कंपैरिजन हम पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल का करेंगे तो हम देखेंगे कि लार्ज कैप जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसने मिड कैप और स्मॉल कैप को अंडर परफॉर्म किया है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप पिछले 3 साल का अगर डेटा कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैव आउट परफॉर्म द लार्ज कैप, तो इन्वेस्टर्स का रुझान हमेशा देखा जाता है कि वो रिटर्न्स के पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए ही अपना फंड एलोकेशन करते हैं। सो अगर हम देखेंगे कि पिछले 3 साल में रिटर्न्स अंडर लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया है, तो हम ऑब्वियसली एक नेचुरल सा टिल्ट देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स प्रिफर कर रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप को। अभी लार्ज कैप में अंडर परफॉर्मेंस क्यों है ये समझना भी थोड़ा जरूरी है, ताकि हम ये देख सकें कि कंपैरेटिव बेसिस पे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो पहला पॉइंट है कि एफआईआईज की सेलिंग पिछले 2-3 साल से काफी कंटिन्यूस रही है और स्टेडीली वो उनकी सेलिंग में हम नेट नेगेटिव ही देखेंगे। तो एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो एसेंशियली उनकी होल्डिंग्स लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा होती है। तो जब वो एग्जिट कर रहे हैं, इंडिया से बेच के बाहर निकल रहे हैं, तो लार्ज कैप में उतना प्रेशर रहने वाला है। तो इस कारण हम देखेंगे कि लार्ज कैप ने अंडर परफॉर्म किया है और इस अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने अपने प्रेफरेंसेस चेंज करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन दिया है। तो यही हम इनफ्लोज के नंबर्स में जो एमफी के डेटा की आप बात कर रहे हैं, ये वहां पे दिख रहा है आपको। नितेश, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हमें हर्ष ने यहाँ पर बताया कि दरअसल इस तरीके की कमजोरी लार्ज कैप में क्यों आई। आपका ऑब्जर्वेशन लार्ज कैप के दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे वो स्ट्रांग होते हुए, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो हर्ष बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब एमफी का अप्रैल मंथ का डेटा देख रहा था तो फ्लेक्सी कैप में नेट इनफ्लो आया है 10,000 करोड़ का, स्मॉल कैप में आया है 6,800 का, मिड कैप में आया है 6,500 का और लार्ज कैप में आया है 2,525 करोड़ का। तो अगर ये डेटा देख रहे हो और जैसे आपने बताया कई महीनों से यही डेटा निकल के सामने आ रहा है कि मिड स्मॉल में और फ्लेक्सी कैप में पैसे ज्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। सबसे पहली बात जो हर्ष ने दोहराई उसमें मैं आपको एक डेटा साथ में जोड़ देता हूं। निफ्टी मिड कैप का स्मिता लास्ट 1 साल का रिटर्न है तकरीबन 10 से 11%। उसके सामने निफ्टी 100 जो लार्ज कैप है उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है और ऑलमोस्ट जीरो के करीब रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में। तो इसकी वजह से ये क्लासिक केस है कि जहां परफॉर्मेंस है उधर पैसे आ रहे हैं। तो अगर आपका मिड कैप का 3 साल का रिटर्न देखोगे वहां पे 23% दिख रहा है, स्मॉल कैप का 22% दिख रहा है और आपका निफ्टी 100 का, सेंसेक्स का रिटर्न माइनस में दिख रहा है या तो सिंगल डिजिट में दिख रहा है। उसके कारण जब आप कोई भी नया निवेशक आ रहा है उसको लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में पैसा ज्यादा बनेगा क्योंकि वो टिपिकली पास्ट परफॉर्मेंस को चेस कर रहा है। और दूसरा रीजन ये भी है, एक्टिव लार्ज कैप में स्मिता अल्फा जनरेशन अभी भी वही सेम कहानी चल रही है कि उधर वो तकलीफ वाला है। तो आप देखेंगे इंडेक्स फंड में पैसे आया है कंपेयर टू लार्ज कैप एक्टिव फंड में। यही कारण मुझे भी लग रहा है जैसे हर्ष ने बताया और डेटा भी यही कह रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस चेजिंग हो रहा है और लार्ज कैप एक्टिव फंड में पैसे नहीं आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही एक अलग पॉइंट बताया। इंडेक्स फंड में वाकई लार्ज कैप से ज़्यादा पैसा हम आते हुए देख रहे हैं। हर्ष, मुझे एक बात बताइए, क्या इससे ये भी शो होता है कि इन्वेस्टर्स का जो पैटर्न है, जिस तरीके से रिस्क लेने का उनका पहले एपेटाइट था और अब जो है वो भी चेंज हो रहा है? वेल स्मिता, अगर हम इन्वेस्टर्स की रियल इंटरेक्शंस की बात करें,
इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर और स्मॉल इन्वेस्टर है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ज्यादातर इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन है वो अपने रिस्क को ओवर एस्टिमेट करती है इन्वेस्ट करने से पहले। तो जब हम कोई भी इन्वेस्टर से बात करेंगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं वगैरह, तो वो रिस्क को समझते इतनी अच्छी तरह नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, और वो अपने पैसे इन्वेस्टमेंट्स उन प्रोडक्ट्स में करना चाहते हैं जहां पे पास्ट रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। सो उनका फोकस हमेशा पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए इन्वेस्ट करने का होता है। जब हम समझाते हैं कि भाई अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वोलेटिलिटी लार्ज कैप से ज्यादा होती है, तो आप नुकसान का भी चांसेस ज्यादा होता है, तब वो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे रिस्क लेना, मुझे पता है कि मार्केट गिरेगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह। अब ये चीज क्या होती है, जब रियलिटी चेक होती है, जब मार्केट एक्चुअल में गिरता है, तब लोगों को ये एहसास होता है कि कितना पेनफुल हो सकता है। एक होता है कि हम रिस्क को एस्टिमेट करते हैं और एक होता है लॉस को देखते हैं। जब लॉस दिखता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि एक्चुअल कितना पेनफुल हो सकता है। और ये जब मार्केट के जो साइकिल्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस दिखाएगा तो लॉस तुरंत भी रिकवर हो सकता है। कई बार प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लॉसेस जो होता है, मान लीजिए आपको एक मार्केट फ्लैट 3-4 साल तक रह सकता है, लॉस आपको 3-4 साल दिखा सकता है, प्रॉफिट हो सकता है एक शॉट में आपको मिले 6 महीने में, लेकिन लॉस लंबी अवधि तक आपको देखने मिल सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है, पेशेंस थोड़ा कम होता है प्रोलॉन्ग लॉस देखने के लिए। तब वो क्या कहते हैं कि मार्केट में वापस आना ही नहीं हमें, ये मार्केट एकदम जुआ है वगैरह वगैरह। सो पॉइंट ये होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स यस, रिटर्न्स को चेस करने के चक्कर में वो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और जब मार्केट रिवर्स होता है तब उन्हें ये एक्चुअल रियलाइज होता है कि कितना पेनफुल हो सकता है। अब मैं लार्ज कैप की बात करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि एफआईआईज की सेलिंग लार्ज कैप में हो रही क्योंकि उनकी होल्डिंग लार्ज कैप में होती है। जिस दिन एफआईआईज वापस आएंगे तो लार्ज कैप का जो लॉसेस आपको पिछले 1, 2 या 3 साल का दिख रहा है वो पूरा एक साथ रिकवर होगा। तब इन्वेस्टर्स बैठे होंगे मिड एंड स्मॉल कैप में और लार्ज कैप तेजी पकड़ेगा। तो ये जो चेस है ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले रहे हैं मोर देन देयर कैपेसिटी, मोस्ट सर्टेनली यस। कोई भी एलोकेशन अगर स्ट्रैटेजिकली करेंगे तो लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो काफी हद तक इग्नोर किया जा रहा है। मार्केट ऐसे वॉलेटाइल होता है तो स्टॉक्स में भी तो हम यही कहते हैं ना कि आप जितने भी वैल्यू स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स हैं, उसमें बने रहें आप आराम से, चाहे कितनी भी वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़े। अब मैं एक और चीज़ नितेश, यहाँ पर जो पैटर्न हमने चेंज देखा वो ये कि क्या अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ्लेक्सिबल निवेश पसंद आने लगा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में तो एक्सपोजर लार्ज कैप का ज़्यादा होता है और ये शायद उनको पता भी है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें भी हम देख रहे हैं कि रुझान उनका ज़्यादा है। बिल्कुल स्मिता, बिकॉज अगर हम आंकड़े भी देखें तो जब जैसे हम एमफी का जो लेटेस्ट डेटा आया है, ये महीने का इनफ्लो, मतलब जो अप्रैल महीने का इनफ्लो है, ग्रॉस इनफ्लो है 13,000 करोड़, और उसके सामने फ्लेक्सी कैप में से बहुत कम पैसा निकला है। तो अगर आप नेट इनफ्लो भी देखेंगे तो 10,000 करोड़ का है। इससे ये चीज सामने आ रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि लार्ज कैप में, एज ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस चेजिंग भी देखे तो लार्ज कैप में पैसा नहीं बना है। दूसरा, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, उनको समझ गया कि लार्ज कैप एक्टिव फंड में पैसा नहीं बन रहा है, इसलिए एक्टिव फंड में पैसा नहीं आ रहा है। तो फ्लेक्सी कैप, अगर आप पूरी सेबी का कैटेगराइजेशन देखें तो फ्लेक्सी कैप एक ऐसी लॉटी कैटेगरी है जहां पे एक्चुअली फंड मैनेजर अपनी चॉइस के मुताबिक, कहाँ वैल्यूएशन अच्छा है उसके मुताबिक इन्वेस्ट कर सकता है। बिकॉज लार्ज कैप का डेफिनेशन स्मिता हमको पता है कि अगर लार्ज कैप फंड में कोई पैसा आएगा तो उसमें से मिनिमम 80% पैसे टॉप 100 स्टॉक में डालने पड़ेंगे। अगर मिड कैप में आपको पैसे देने हैं तो मिनिमम 65% जो मिड कैप के जो 150 नाम है उसमें ही डालने पड़ेंगे। स्मॉल कैप उसके बाद आता है जो 250 के बाद, उसमें मिनिमम 65% रखने पड़ेंगे। बट फ्लेक्सी कैप एक लॉटी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर कहीं पे भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई भी मात्रा में पैसा डाल सकता है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। तो आज लोगों को पता चल रहा है कि अगर मैं फंड मैनेजर, एक्टिव फंड में जा रहा हूं और फंड मैनेजर के पास वो चॉइस है कि मुझे लार्ज कैप में पैसे ज्यादा रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है, उस बेस पे मैं वैसे भी एक्टिव फंड मैनेजर के पास इसीलिए जा रहा हूं कि वो चॉइस वो कर पाए। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे लग रहा है फ्लेक्सी कैप एज ऑफ नाउ हाईएस्ट कैटेगरी है इक्विटी एयूएम की। तकरीबन 5-6 लाख करोड़ का एयूएम है और वो हाईएस्ट कैटेगरी है। और मंथ प्रति मंथ हमने देखा है कि उसी कैटेगरी में आज भी पैसे ज्यादा आ रहे हैं और नेक्स्ट मिड एंड स्मॉल में आ रहे हैं। तो रुख बदला है लोगों का, उनको समझा है कि मुझे फंड मैनेजर के ऊपर अगर बैट करनी है तो मुझे फंड मैनेजर को वो कंट्रोल देना पड़ेगा। तो मैं चूज नहीं करूंगा कि मुझे मिड कैप स्मॉल कैप में कितना डालना है, मुझे चूज करने दे रहा है फंड मैनेजर को कि अभी के माहौल में कौन सी कैटेगरी,
और कौन सी कैप ज्यादा एक्सपेंसिव है या कहाँ पे ज्यादा पैसा बन सकता है स्मिता? ओके। हर्ष, आप कह रहे थे कि आजकल निवेशक थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होने लगे हैं, लेकिन क्या वो जब लार्ज कैप और मिड कैप को सेलेक्ट करते हैं तो उस दौरान जो उनके वैल्यूएशन या वॉलेटिलिटी से जुड़े हुए जो रिस्क होते हैं उसको वो देखते हैं? वेल ऑनेस्टली स्मिता, मुझे नहीं लगता कि काफी जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, हम जनरल की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनरली स्पीकिंग रिटेल इन्वेस्टर्स रिस्क को इवन देखते हैं। मतलब अगर हम देखें तो वो रिस्क रेशियोज, कोई भी स्कीम की रिस्क रेशियोज में जाना कि भाई एक स्कीम रिस्क कितना ले रहा है और उसके सामने वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो उदाहरण के रूप में एक स्कीम है, मान लीजिए वो 1 यूनिट ऑफ रिस्क ले रहा है और वो आपको 10% जनरेट करके दे रहा है, मान लीजिए। तो उदाहरण है, ये सारे सिंपल नंबर्स खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दे रहा हूं मैं, कि एक स्कीम जैसे मैंने कहा कि 1% यूनिट्स ले रहा है रिस्क का और वो 10% जनरेट करके दे रहा है आपको। दूसरा स्कीम जो है वो अगर 2 यूनिट्स ऑफ रिस्क ले रहा है और रिटर्न्स आपको 12% जनरेट करके दे रहा है। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि 12% जनरेट हुआ, वो ये नहीं देखते हैं कि वो स्कीम जिसने 12% जनरेट किया उसने डबल रिस्क लिया है। तो ये रिस्क और रिटर्न्स का जो रेशियो है ये आपको फंड के रेशियोज में मिलेगा, आपको बीटा में मिलेगा, आपको शार्प रेशियो में मिलेगा, सॉर्टेनो में मिलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन में मिलेगा। पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें देखता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ये देखता है पास्ट में किसी ने 12% दिया, किसी ने 10% दिया, तो मुझे 12% वाली स्कीम चाहिए। वो ये देखते ही नहीं कि उसमें रिस्क कितना है। तो आई थिंक जो हम मुद्दा है वो बेस पॉइंट, अगेन कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, यही है कि अगर आप पास्ट रिटर्न्स देखते हुए अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं तो हमेशा आप खाली रिटर्न्स में जो टॉप दिख रहा है उसको ले रहे हैं आप। तो आप रिस्क में तो जा ही नहीं रहे, वॉलेटिलिटी में जा ही नहीं रहे, आप अपने एसेट एलोकेशन को नहीं देख रहे हैं, आप अपने कोर सैटेलाइट या जो भी आपका लार्ज मिड स्मॉल कैप में कितना एलोकेट करना, आप वो सब डायरेक्शंस में गए ही नहीं है। तो अमूमन हम देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, वो रिस्क और वॉलेटिलिटी को कंसिडर नहीं करते, वो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए उम्मीद लगाते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे ही हमें रिटर्न्स जनरेट होंगे और यही स्कीम हमें जनरेट करके देगी वो रिटर्न, तब वो स्कीम उसी हिसाब से पिक कर रहे हैं। और आप नितेश, आप भी ऐसा ही मानते हैं कि ज्यादातर निवेशक जो हैं वो अपने रिस्क एपेटाइट को आजकल ध्यान में नहीं रखते, या फिर बात सही है पिछला रिटर्न देखते हैं और उनको लगता है कि उसी हिसाब से उनको आगे भी इसी तरीके का रिटर्न मिलेगा, बनिस्बत इसके कि वो मार्केट को देखे कि मार्केट कैसा है, वो इन सब बातों पर ज्यादा डिपेंडेंट होकर निवेश कर रहे हैं? स्मिता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे और हर्ष से, और हमने काफी बार आपके ही शो में चर्चा की है कि रिस्क एंड रिटर्न आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बट काफी बार ऐसा देखा गया है, जब भी हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, जब ऑडियंस से बात करते हैं, तब हमने देखा गया है कि वो रिस्क को नजरअंदाज करते हैं। और जो हर्ष ने एग्जांपल दिया उसको ही मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं एक्चुअल स्मिता डेटा देख रहा था कि लार्ज मिड और स्मॉल इंडेक्स अगर हम ले, लार्ज कैप में आपका लार्ज कैप विच इज 100 निफ्टी 100, स्मॉल कैप में 250 और मिड कैप में 150। ज्यादातर लोगों को जब हम पूछते हैं कि किस में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको क्या लग रहा है, वो बोलते हैं स्मॉल कैप में सबसे बेस्ट रिटर्न मिलेगा नितेश, और वो भले ही कितना वॉलेटाइल हो जाए हमको स्मॉल कैप में बेस्ट रिटर्न मिलेगा। मैं एक्चुअल डेटा दिखा रहा हूं स्मिता। अभी लास्ट 10 साल में अगर किसी ने स्मॉल कैप में डाला है तो स्मॉल कैप में रिटर्न मिला है किसी को 15.7% और मिड कैप में रिटर्न मिला है 18.6%। मतलब जहां पे स्मॉल कैप में आपने सबसे अधिक रिस्क लिया, उधर आपको मिड कैप के कंपेयर में भी कम रिटर्न मिला है। सो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप खराब है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई कैटेगरी भी चूज कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये रियल डेटा है कि स्मॉल कैप में आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया, फॉरगेट अबाउट एक्स्ट्रा रिटर्न, आपको कम रिटर्न मिला है मिड कैप के कंपेयर में। और जब आप निफ्टी 500 का, जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए यूज होता है इंडेक्स, उसका रिटर्न देखोगे, उसका भी 1-2% आजू बाजू में है, मिड कैप से ऑफकोर्स कम है। बट मेरा तात्पर्य अगेन कहने का यह है कि आप जो रिस्क ले रहे हो उसके सामने अगर वो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप बेफजूल का रिस्क ले रहे हो, पर उसका जरूरी नहीं है रिटर्न मिलेगा। सो हायर द रिस्क डज नॉट मीन हायर द रिवॉर्ड। ये अगर इन्वेस्टर समझ गया तो मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट जो होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन से आता है कि मेरे को 3 साल में मिड कैप में 25% रिटर्न मिला है, 22% रिटर्न मिला है, स्मॉल कैप में 20% रिटर्न मिल रहा है, इसलिए मैं अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में जाऊंगा। ये शायद रिपीट ना हो। और जैसे हर्ष बता रहे थे, अभी जो लार्ज कैप जो बहुत बीटन डाउन लग रहा है, शायद वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर जाए नेक्स्ट 2 या 3 साल में।
लेकिन एक बात बताइए हर्ष, अगर रिटर्न देखकर इतने अट्रैक्टिव लगेंगे तो फिर किसी को भी लगेगा ना कि क्यों फिर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों ना हमको मिड और स्मॉल कैप के बारे में सोचना चाहिए। कोई एक ऐसी स्थिति तो होती होगी ना जहां पर इन फंड्स के बारे में सोचना भी बेहतर होता होगा। तो देखिए स्मिता, आपको है ना मार्केट में एक्सपोजर हर तरीके का लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ लार्ज कैप में लगाएं, सिर्फ मिड कैप या सिर्फ स्मॉल कैप में लगाएं। आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं किस हिसाब से बोल रहा हूं कि एक इंसान, अगर आप समझते हैं कि टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप बनती है, उसके बाद में जो 150 कंपनियां वो मिड कैप है, और उसके बाद में जो 250 कंपनियां वो है स्मॉल कैप। तो टॉप 500 कंपनीज में पूरा लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको एक और नंबर बताता हूं कि अगर मिड कैप होता क्या है। हमने मिड कैप की इतनी बातें की हैं, सो मिड कैप पर्टिकुलरली होता क्या है। वो उन 150 कंपनियों का हिस्सा है, 150 कंपनियों का एक बास्केट है जिनका मार्केट कैप आज की तारीख में, जो मान लीजिए एमफी की जो दिसंबर 2025 की जो लिस्ट आई थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्ट आई थी, उसके मुताबिक वो सारी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 35,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का है, वो है मिड कैप कंपनियां। तो 150 कंपनी उस कैटेगरी में आती हैं जो मिड कैप का डेफिनेशन में आती है। एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है? आपको पहले तो ये तय करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए आप एक फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर हमेशा अपनी लाइफ में रहे हैं, और आप अभी इक्विटी में माइग्रेट करना चाहते हैं, विच मीन्स आप धीरे धीरे इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं। आपने कभी भी इक्विटी को अपनाया नहीं है, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि फिक्स डिपॉजिट से आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं होना है, और आपको अब थोड़ा थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। ऐसा इन्वेस्टर जब इक्विटी मार्केट में आता है, अगर वो रिटर्न्स देखते हुए स्मॉल कैप फंड ले लिया, तो उनका क्या हाल होने वाला है अगले 1, 2 या 3 साल में, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझना है। आपको ये देखना है कि आप किस स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में हैं, आप कितने इन्फॉर्म्ड हैं, और आप वॉलेटिलिटी को समझते हैं, और उस हिसाब से आप मार्केट में आएंगे। तो ऐसा इन्वेस्टर जो एक ट्रेडिशनली फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर रहा हुआ है और मार्केट को टेस्ट कर रहा है, बेशक ये बात बनती है कि आप लार्ज कैप से शुरू करेंगे। हो सकता है लार्ज कैप आपको कम रिटर्न दे रहा हो, या तो उस हिसाब से वो उतना ही कम वॉलेटाइल है। तो कंपनियां जो टॉप 100 में आती है वो देश की सबसे टॉप 100 कंपनीज हैं। फिर आती है 150, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो हर एक इन्वेस्टर को क्या करना है, थोड़ा डिटेल में जाना होगा। सिर्फ हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रैप में फंस जाओगे। अब ये बात होती है कि इन्वेस्टर अल्टीमेटली रिटर्न नहीं देखेगा तो क्या करेगा। सो इक्विटी एक लॉन्ग टर्म का गेम है, ये शॉर्ट टर्म या 100 मीटर्स की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। अब मैंने आपको उदाहरण लार्ज कैप का दिया कि करंटली हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एफआईआर सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई जो सेलिंग कर रहे हैं उनकी होल्डिंग अगर लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप ही बेचेंगे। अब जब वो वापस आएंगे मान लीजिए, तो किस तेजी से लार्ज कैप बढ़ेगा, और तब हम देखेंगे इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहेंगे। तो लार्ज कैप तेजी पकड़ लेगा, फिर ये मिड कैप बेच के लार्ज कैप में आएंगे जब ये तेजी ऑलरेडी अपनी पीक पे होगी। तो कहने का ये मतलब है कि आपको एलोकेशन रखना होगा अलग अलग कैटेगरी में। कितना आप लार्ज में रखेंगे, कितना मिड और कितना स्मॉल कैप में, ये पर्सनली डिपेंड करेगा आप ईच कैटेगरी को कैसे समझते हैं। लेकिन आप कोई भी एक कैटेगरी को पूरा निग्लेक्ट कर दें ये कह के कि भाई अभी रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो वो गलत होगा। हम वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तब ये भी जानेंगे कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो और एक कोर पोर्टफोलियो, इन दोनों में कौन सा हिस्सा किसका होना चाहिए, यानी कि आपका लार्ज कैप कहाँ होना चाहिए और आपका मिड और स्मॉल कैप कहाँ होना चाहिए। जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अप्रैल में म्यूचुअल फंड में निवेश का जो ट्रेंड बदला नजर आया, उसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षवर्धन रुंगटा और नितेश बुद्धदेव लगातार बने हुए हैं। नितेश, अब आपके पास मैं आती हूँ, मुझे बताइए अभी के समय में अगर किसी को एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन करना हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सब का, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से उनको अपनानी चाहिए? बिल्कुल स्मिता, यही जो मार्केट अभी चल रहा है, अभी अगर वैल्यूएशन देखें तो पहले वैल्यूएशन के पहले मैं ऑफ कोर्स जो हम बात दोहराते वापस दोहराना चाहूंगा कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मेरा होराइजन क्या है। ये दो चीज मुझे अगर पता है, उसके बाद मुझे आना है कि मुझे अभी इसमें से एसेट एलोकेशन में इक्विटी में कितना निवेश करना है, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, बराबर है। तो मान के चलता हूं कि एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इधर से उसको 7, 8, 10 साल निवेश करके रखना है और इधर से उसको इन्वेस्ट करना है। तो
एक अच्छा खासा पोर्शन, मतलब अराउंड 60 टू 80% अभी के माहौल में पैसा इक्विटी में जा सकता है। और वो जो 60 टू 80% जो इक्विटी में जा सकता है पैसा, स्मिता, उसमें से मुझे लगता है अराउंड 50 टू 60% शुड बी इन द लार्ज कैप, और बैलेंस जो 30-40% बचता है वो मिड एंड स्मॉल के कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। फिर भी अगर आप 60% लार्ज कैप रख रहे हो और 40% मिड एंड स्मॉल रख रहे हो, इसके बाद आपको चूज करना है कि मुझे कौन सी कैटेगरी से इसमें निवेश करना है। बिकॉज हमने बोला कि लार्ज कैप में ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज कैप में अलोकेशन करना है, मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालना है, लार्ज कैप एक्टिव फंड में डालना है। क्योंकि जब भी आप फ्लेक्सी कैप में डालते हो, जब भी आप मल्टी कैप में निवेश करते हो, उसमें से 50 टू 60% आपका पैसा लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स में ही रहता है। तो अगर आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर लेना है, ये जो पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, तो आपका फ्लेक्सी कैप, आपका मल्टी कैप, बल्कि आपका मिड एंड स्मॉल कैप में भी अराउंड 30 टू 40% लार्ज कैप में पैसा रख सकता है। बिकॉज सेबी का मैंडेट ये कहता है कि आपको कम से कम 65% पैसा मिड कैप या तो स्मॉल कैप कैटेगरी में रखना है जब वो फंड में निवेश कर रहे हो। तो आपको स्पेशली अलग से लार्ज कैप फंड की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने देखा है कि इस लार्ज कैप फंड में भी निवेश कमाया है। बट अभी के माहौल में 60 टू 80% आप इक्विटी में रख सकते हो, और वो इक्विटी का जो पोर्शन है उसमें से अराउंड 60% लार्ज कैप में रखिए, और बाकी का 40% है मिड एंड स्मॉल में जा सकता है। ये कंसीडर करके आप ऑलरेडी ज्यादा मिड एंड स्मॉल में नहीं डाल रहे हो, कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए एलोकेशन बता रहा हूँ स्मिता में। ओके, एंड सेम यही सवाल आपसे भी रहेगा हर्ष कि अभी के समय किसी को अपनी अगर परफेक्ट एक एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी हो सैटेलाइट और कोर दोनों ही पोर्टफोलियो के लिए, तो कहाँ किसको एलोकेट करें? तो बस मेरा देखिए, ये एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें कि इक्विटी में कितना, डेट में कितना, प्रेशियस मेटल्स, रीट्स वगैरह कितना, तो वो तो ईच इंडिविजुअल की सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। सो कोई इंसान ऐसा होगा जो 50% इक्विटी में डाल रहा है, कोई 20% डाल रहा है, या कोई 80% डाल रहा है। तो एसेट एलो उसकी हम एक इंडिविजुअल लेवल पे हम छोड़ देंगे। इक्विटी में जब मान लीजिए आपने जो भी तय किया, मान लीजिए 100 रुपए में से आपने तय किया कि मुझे 50 रुपया इक्विटी में डालना है, एक उदाहरण के रूप में, वो 50 रुपए कैसे डिवाइड होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए अभी आप इक्विटी एलोकेशन की, इक्विटी पोर्टफोलियो में एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप इक्विटी एलोकेशन का कोर एंड सैटेलाइट में डिवाइड करें। कोर पोर्टफोलियो आपका करीबन 80% तक होना चाहिए। 80% में भी कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बता दूं। एंड 20% आप सैटेलाइट में रखिए। 20% वो है जहां पे आप कोई टैक्टिकल कॉल लेना चाह रहे हैं, आप कोई थीम या कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बेशक आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आता तो पूरे पोर्टफोलियो को आप कोर पोर्टफोलियो समझ के चल सकते हैं। अब आपका जो एलोकेशन है, एक रिटेल इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं कि आप अगर लार्ज कैप एंड मिड कैप में आप 30 टू 50%, मतलब लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करिए करीबन 30 टू 50%, मिड कैप में बाकी का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 30% लार्ज कैप में कर रहे हैं तो 50% आप मिड कैप में करेंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर लार्ज में 50 कर रहे हैं तो मिड में 30 करिए। तो टोटल इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है उसमें से 80% आप डिवाइड कर दीजिए सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप में, और कितना लार्ज और मिड कैप में जाएगा वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मिड कैप सेगमेंट को भी मैंने अभी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, क्योंकि मैंने आपको कारण बता दिए कि जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज अभी मिड कैप की डेफिनेशन में आती है, बहुत अच्छी कंपनीज है, तो आप उसे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। एक स्मॉल कैप फंड में रिटेल इन्वेस्टर को मेरी सलाह है कि प्योर स्मॉल कैप फंड को अवॉइड करें। आप स्मॉल कैप फंड जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप या तो फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आइए या तो मल्टी कैप फंड के जरिए आइए। क्यों मैं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो 250 कंपनी का है, लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टेबल कंपनीज है वो फंड हाउसेस के हिसाब से, जो रिसर्च के बेसिस पे, बहुत चुनिंदा कंपनियां ही होती हैं। अगर आपने एक प्योर स्मॉल कैप फंड में पैसे लगाए हैं, वो फंड मैनेजर चाहे ना चाहे उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज खरीदनी पड़ेगी। तो बाय फोर्स उन्हें कई कंपनीज खरीदनी पड़ती है जो शायद उनकी उनकी इतना कंफर्ट लेवल के भी बाहर हो। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि रिटेल इन्वेस्टर प्योर स्मॉल कैप फंड को अवॉइड करें। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप के जरिए आए। तो फिर से एक समरी के लिए दोहरा रहा हूं, कोर पोर्टफोलियो करीबन 80% जो लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 20% आप अगर कोई सेक्टर थीम को चेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, और स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप को रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड करें। बिल्कुल, एक परफेक्ट इक्विटी एलोकेशन की आपने स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझा दी। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए हर्षवर्धन। थैंक यू सो मच नितेश हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।